Everyone, my name is Advocate Zainab and today I am going to tell you how to prepare लॉगएट। बेसिकली हम देखते हैं कि लॉगएट के अंदर हर बंदा लॉगएट की तैयारी करवाने की कोशिश कर रहा है। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि हमने लॉगएट की तैयारी करनी है, आप हमें वो वाला मेथड बताएं, आप लोगों को भी वो वाला मेथड बताएं जो आप हमें बताती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वो मेथड बताऊँ जो मुझे पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी हौसला अफजाई थोड़ी सी कर दें, क्योंकि आज ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं सारी चीज़ें करूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि जो चीज़ मुझे मालूम है वो सबको मालूम पड़े। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेरा वक्त भी ज़ाया नहीं करना और ख़ुद का वक्त भी ज़ाया नहीं करना। आपने बेयर एक्ट को सामने रखना है और आपने एक नोटबुक सामने रखनी है, उसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ और कैसी कैसी चीज़ आपने कौन कौन से अल्फाज आपने याद रखने हैं जो लॉगएट के अंदर आपके काम आए। तो बेयर एक्ट से रीडिंग कर लेते हैं और आप प्लीज़ अपनी नोटबुक अपने सामने रख लें, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आप लिखते जाएँ। आर्टिकल 130 हमने पढ़ना है, चैप्टर 10 है। ठीक है, ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। यहाँ पर हमने गवाहों को किस तरह से एग्जामिन करना है, किस तरह से उनकी जांच पड़ताल करनी है, किस तरह से उनसे सवाल जवाब पुट करने हैं, किस तरह से हमने उनसे चीज़ें जो है वो निकलवानी है। बेसिकली इसका ये मतलब है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं। द ऑर्डर पे क्लिक कर लें। द ऑर्डर इन विच विटनेस पे भी अंडरलाइन कर लें। आर प्रोड्यूस एंड एग्जामिन्ड, प्रोड्यूस और एग्जामिन के ऊपर भी लगा लें और शेल पे भी लगा लें। ठीक है, बी रेगुलेटेड बाय लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अच्छा, बेयर एक्ट मैंने पढ़ दिया, अब इसको वर्ड टू वर्ड समझते हैं। वो कहता है द ऑर्डर इन विच विटनेस आर प्रोड्यूस, मतलब जिस तरीके से, जिस एक तरतीब से विटनेस को प्रोड्यूस करना है, एंड एग्जामिन्ड, और जिस तरह से उनका मतलब एग्जामिन करना है, यानी उनसे सवालों जवाब करने हैं या जो भी उनको जांच पड़ताल की जाएगी। शेल बी पे आप लगा लें कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो शेल बी और मे बी पर आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप, अगर आपके पास बेयर एक्ट की बुक मौजूद है तो आप उस बुक के ऊपर लिख लें आर्टिकल 130 डील्स विद शेल बी। ठीक है, ये शेल बी से रिलेटेड है। रेगुलेटेड बाय लॉ, हमें तरीक़ेकार बनाता है, कौन बताता है, या रेगुलेशन कैसे होती है, बाय लॉ। ठीक है, अब लॉ ने हमें तरीक़ाकार तो बता दिया, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस हमने करनी है फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर। कैसे कि मौजूदा दौर में जो वक्त के साथ जो हमारा कानून होगा, सीपीसी होगी हमारी और सीआरपीसी हमारी होगी, उसका जो प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ, यानी वो कहता है कि सीआरपीसी भी से भी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, सीपीसी से भी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर सिविल केस है तो सीपीसी से हमें कोई चीज़ अगर ना मिले, और सीआरपीसी है तो सीआरपीसी से अगर हमें कोई चीज़ ना मिले तो हम क्या करेंगे, बाय डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। तो हमें कोर्ट जो है वो एक तरीक़ाकार बताएगी अपना इख्तियार यूज़ करते हुए कि हमें विटनेस को कैसे प्रोड्यूस करना है और कैसे एग्जामिन करना है। वैसे तो देखा जाए तो कानूनी तौर पर हमारे पास सारे जो लॉज हैं वो बने हुए हैं कि किस तरह से आपने प्रोड्यूस करना है, एक एक चीज़ हमारे पास लिखी हुई है। चलो, लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी ऐसी जगह है कानून काम नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे, कोर्ट काम आएगा। कोर्ट अपनी जो पावर है, अपना जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करेगा। तो आप ये याद रखें, 130 जो आर्टिकल है इसके अंदर हमने 8 बातें याद रखनी है। सबसे पहले हमने वर्ड याद रखना है ऑर्डर का वर्ड हमने याद रखना है, और ऑर्डर के वर्ड के अंदर हमने 2 चीज़ें याद रखनी है। विटनेस, कि हमने किसकी तरतीब देनी है, विटनेस की देनी है, और विटनेस के आगे 2 चीज़ें क्या निकलती हैं, प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड। ठीक है, शेल भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो वो अगर क्वेश्चन करता है कि मतलब रेगुलेशन कैसे होगी या प्रैक्टिस कैसे होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि रेगुलेशन हमारी होगी बाय लॉ और प्रैक्टिस हमारी होगी बाय सीपीसी, बाय सीआरपीसी, मतलब एज रिलेटेड टू केस। अगर सिविल नेचर का केस है तो सीपीसी, क्रिमिनल नेचर का है तो सीआरपीसी। ठीक है, और फिर इसके अंदर हमने कौन सी बात याद रखनी है कि एब्सेंस, अगर कोई लॉ है ही नहीं तो वहाँ पर हमने वो सवाल पूछ सकता है। सारी वो स्टेटमेंट, आजकल आपको पता है कि स्टेटमेंट देता है वो 5-6 लाइनों की इकट्ठी स्टेटमेंट देता है, बीच में से कोई वर्ड मिसिंग कर लेता है। तो आप काइंडली 130 आर्टिकल जो है उसके अंदर ऑर्डर के ऊपर
विटनेस के ऊपर, प्रोडक्शन और प्रोड्यूस्ड और एग्जामिन इसके ऊपर भी, और रेगुलेटेड बाय लॉ इसके ऊपर, और फिर सीपीसी साथ लिख लें, सीपीसी और सीआरपीसी ये लिख लें, और फिर एब्सेंस के आगे आप लिख लें। एब्सेंस का एक अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको नोट्स दे सकती हूँ, ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो, वैसे आप साथ साथ लिखते जाएं। तो एब्सेंस का वर्ड लिख के साथ आपने बता देना, उसके आगे ऐसे एरो बना के आपने क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट आर्टिकल है ये, ठीक है, जब कभी हम किसी ज़माने में पढ़ते होते थे तो हमें भी ये समझ नहीं आती थी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। आर्टिकल 131 क्या कहता है, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। अभी क्या कहते हैं कि एविडेंस तो दे दिए हैं, एडमिसिबल हैं या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ये जज डिसाइड करेगा। तो कैसे करेगा, क्लॉज 1 पढ़ लेते हैं। व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, जब कोई पार्टी किसी फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, फैक्ट से रिलेटेड कोई पार्टी एविडेंस देना चाहती है, जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस, जो प्रपोजिंग पार्टी है यानी कि जो एविडेंस दे रही है, जज क्या करेगा, उससे पूछ सकता है इन व्हाट मैनर ही द एलिज्ड फैक्ट, मतलब वो जो फैक्ट है ना जो वो बता रहा है, उसे अदालत पूछेगी कि किस तरीके से ये प्रूव हो सकता है, और अगर ये प्रूव हो जाएगा तो ये एडमिट हो जाएगा, यानी कि एडमिसिबल हो जाएगा, यानी कि ये रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा नहीं। शैल एडमिट, जज शैल एडमिट, शैल का वर्ड देख लें, आर्टिकल 131 आल्सो डील्स विद शैल, ठीक है, शैल का वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। शैल, द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट एंड नॉट अदरवाइज। अच्छा, इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स आप अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं। पहले तो इसके अंदर मेन बात जो है ना वो क्या है, हमने याद रखना है कि यहाँ पर कहीं पर भी इररेलेवेंट फैक्ट का वर्ड नहीं आया, फैक्ट इन इशू का वर्ड नहीं आया, सिंपल वर्ड। अगर वो आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के सवाल देता है 131 का, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हमने रेलिवेंट फैक्ट नहीं पढ़ा, रेलिवेंट फैक्ट का वर्ड नहीं पढ़ा, इररेलेवेंट फैक्ट का वर्ड नहीं पढ़ा, हमने फैक्ट इन इशू का वर्ड नहीं पढ़ा, हमने इसके अंदर ओनली पढ़ा है फैक्ट। 131 ओनली फैक्ट, सिर्फ फैक्ट जो है ना इसके ऊपर अंडरलाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद ये है कि दूसरी जगह वर्ड यूज़ हुआ है एलिज्ड फैक्ट, वहाँ पर भी एलिज्ड फैक्ट है, वो ये एलिज्ड फैक्ट का जो क्वेश्चन है ना ये आपको दे सकता है, ठीक है। फिर आगे उसने रेलिवेंट का जहाँ पे वर्ड यूज़ किया वो भी आप उसने सिंपल यूज़ किया है, कहीं पर भी रेलिवेंट फैक्ट नहीं उसने बोला, उसने ओनली कहा है फैक्ट रेलिवेंट। फैक्ट का वर्ड भी अलग है और रेलिवेंट का वर्ड भी अलग है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा अगर हम कॉन्सेप्ट लें तो कॉन्सेप्ट हमारे पास इसका क्या आता है कि कोई भी पार्टी जब अपने किसी फैक्ट को लेकर एविडेंस देना चाहती है तो अदालत उससे ये सवाल करेगी, अदालत मीन्स यानी जज उससे सवाल करेगा कि ये जो ये जो एविडेंस आप दे रहे हैं, ये जो अलेज्ड फैक्ट है यानी जो फैक्ट आपने बताया है, ठीक है, जो आपने हमारे सामने रखा है, ये किस तरीके से रेलिवेंट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे वो प्ली ऑफ एलिबाई है, उसमें ये है ना कि एक वारदात हुई है लाहौर में और बंदा कहता है कि मैं तो पेशावर में हूँ। अब ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको रेलिवेंट बनाने के लिए अदालत पूछेगी कि इसको रेलिवेंट इस केस से कैसे करना है। वो बताएगा मैं पेशावर में था और मेरा इस केस से या इस कत्ल से या इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह। उसके बाद है इफ़ द फैक्ट, क्लॉज 2 पढ़ लेते हैं। इफ़ द फैक्ट प्रपोज टू बी proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, यानी अब जो फैक्ट है, जो प्रपोज्ड फैक्ट है वो किसी दूसरे फैक्ट से रिलेटेड हो, मतलब उससे साबित करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाइंग डिक्लेरेशन है, ये हर मोस्टली यही एग्जांपल इसकी दी जाएगी कि डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर कोई सवाल है तो आप डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो उसको प्रूव करने आए हुए हैं, लेकिन अगर अदालत आपसे सवाल करती है कि पहले उसकी डेथ को प्रूव करें, तो पहले वाले फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपको दूसरे फैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपने दोनों, आगे पढ़ लेते हैं, सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड
तो जो लास्ट फैक्ट है उसको भी प्रूव करना है, एविडेंस इज़ गिवन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन, जो फर्स्ट है उसको भी देना है। यानी कि दोनों तरह के जो फैक्ट है ना, डाइंग डिक्लेरेशन इज़ फर्स्ट फैक्ट, तो उसको भी आपने प्रूव करना है, और जो लास्ट हमारे पास बचेगा वो रिलेटिंग टू डेथ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, तो वो भी आपने प्रूव करनी है। फिर उसके बाद क्या है, अभी क्या होता है ना कि एट अ टाइम इंसान के पास सबूत नहीं होते, अदालतों से हमने देखा है कि लोग टाइम लेते हैं, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। द पार्टी अंडरटेक्स टू गिव प्रूफ ऑफ सच फैक्ट एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद सच अंडरटेकिंग, मतलब अदालत से वक्त ले लिया जाए, ज़िम्मे ले ली जाए कोई चीज़ कि भाई हम इसका प्रूफ जो हमारे पास है एक चीज़ का, हम उसका दे देते हैं, दूसरा हम बाद में प्रूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्लॉज 3 को पढ़ लेते हैं। इफ़ द रेलिवेंसी ऑफ वन एलेज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन द अदर एलेज्ड फैक्ट, एक फैक्ट जो बयान किया है वो दूसरे पर डिपेंड करता है, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, ठीक है। बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, दोनों फैक्ट्स को आपने प्रूव करना है, ठीक है, पहले एक फैक्ट प्रूव होगा फिर दूसरा होगा, ठीक है। जज में इन इस डिस्क्रिप्शन, अब कोर्ट का इख्तियार आ गया, अब कैसे पता चलेगा कि कौन से फैक्ट का जवाब पहले देना है और कौन से का बाद में देना है। अब अदालत का इख्तियार पढ़ लेते हैं। अदालत का इख्तियार आ गया है, ईदर परमिट एविडेंस ऑफ फर्स्ट फैक्ट, वो कहते हैं कि पहले बेशक फर्स्ट के बारे में दे दो, टू बी गिवन बिफोर द सेकंड फैक्ट इज़ प्रूव्ड, मतलब सेकंड एविडेंस देने से पहले आप पहले को प्रूव कर लें, ये एक कंडीशन है। दूसरी, आर रिक्वायर एविडेंस टू बी गिवन ऑफ द सेकंड फैक्ट बिफोर द एविडेंस इज़ गिवन ऑफ द फर्स्ट, या वो कहता है कि पहला जो फैक्ट है ना, जो पहला फैक्ट है उससे पहले आप दूसरे की दे दें, या वो कहता है कि दूसरे से पहले आप पहले, यानी आसान से लफ्ज़ों में इसको समझ लेते हैं कि अदालत का इख्तियार है कि वो कहती है कि दूसरे से पहले आप पहले का दे दें, यानी आप दूसरे का एविडेंस देने से पहले आप पहले का एविडेंस दे दें, या फिर अदालत कहती है कि पहले का एविडेंस देने से पहले आप दूसरे का दे दें। ये अदालत का इख्तियार है, यानी कि दो चीज़ें आ गई, दो के एविडेंस देने हैं, तो जो पहले वाला फैक्ट है उसका एविडेंस बाद में भी दिया जा सकता है और जो बाद वाला है उसका एविडेंस पहले भी दिया जा सकता है, ये अदालत का इख्तियार है। तो आई होप सो कि आपको इस आर्टिकल 30 और 31 की समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे पास कुछ नोट्स हैं तो वो भी मैं आपके सामने रख दूँगी।